हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने जिन 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि एनसीईआरटी बुक का है और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि अगर ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इनका आंसर आसानी से लिख सकें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर से, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। यानी कि ये जो आपका यौगिक दिया गया है इतने ही मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बन 4 ही हो, हाइड्रोजन 9 हो, Br यानी कि ब्रोमीन 1 हो, इतना ही मॉलिक्यूल हो और हम कितने प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। यानी कि सेम इन्हीं का समावयवी आपको लिखना है जिसका अणुभार तो समान हो। ठीक है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स जितने कार्बन दिए गए हैं, जितने हाइड्रोजन है, इतना ही हो, लेकिन जो इसका संरचना सूत्र हो वो अलग अलग हो। ठीक है, तो हम कितने प्रकार के यौगिक इस प्रकार के बना सकते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं समावयवी। ठीक है, जिनके अणुभार समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, देखने में अलग लगे। तो अभी हम समझ जाएंगे, बस अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, तो हम लिख सकते हैं फाइनली कि C4H9Br, ठीक है, एक संतृप्त यौगिक है। ठीक है, एक संतृप्त यौगिक है। ठीक है, अभी हम फार्मूला बनाएंगे क्योंकि इसका पित्र हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पित्र हाइड्रोकार्बन, ठीक है, C4H10 है। C4H10 हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर Br लाएंगे तो एक H यहाँ से हट जाएगा, तो ये इसका पित्र हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसको H को विस्थापित करके यहाँ पर Br जोड़ दिया गया है, बाकी सेम ही है। ठीक है, तो इसका ये पित्र हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम लिख सकते हैं इसके समावयवी निम्नलिखित है। इसके समावयवी निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब कितने समावयवी हैं चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, नंबर 1 जो आपका है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो आपका है वो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br। ठीक है, ये आपका पहला समावयवी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें C4H9Br दिया गया था जहाँ पर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है और ब्रोमीन 1 है। सेम यहाँ पर भी देखिए, कार्बन कितना है 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 2 9, सेम वही है। Br सिर्फ 1 है। इसका जो अणुभार है वो समान है। ठीक है, जितने अणु यहाँ पर है उतने ही अणु यहाँ पर है, लेकिन देखने में दोनों अलग अलग हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, अतः ये दोनों एक दूसरे के समावयवी होंगे। और इसका नाम अगर हम लिखें तो देखिए, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि Br यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो और मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक समावयवी हो गया। अभी हम इसी फार्मूले से और भी समावयवी बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं CH3 CH2 CH ऊपर Br और CH3। देखिए, यहाँ पर भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है और Br 1 है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 3 9 और Br। ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल हैं और यहाँ ये भी जो है C4H9Br का समावयवी होगा इसका। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल समान है और संरचना सूत्र अलग अलग है। इसका नाम हो जाएगा, देखिए इधर जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पर ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो। ऐसे आप लोग इस तरह से सीखेंगे तो आप इसका IUPAC नाम भी लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, और मेथ प्रो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है,
ये नाम हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। अभी हम तीसरा भी इसका समावयवी बना सकते हैं कि क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कितने समावयवी, सभी समावयवी आपको लिखना है, तो 2 हमने समावयवी इसके लिखे। अब तीसरा भी हम लिखते हैं, ये है कि CH3 CH3 CH2 और Br, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी कार्बन 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 2 9 है और ब्रोमीन 1 है, उतने ही मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पर Br लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो, ठीक है। और 2 पर क्या लगा हुआ है, देखिए मेथिल लगा हुआ है, मेथिल CH3, तो 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपेन, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम। तो ये तीसरा समावयवी था। अभी हम एक समावयवी इसका और लिख सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूल तो उतने ही होंगे लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। CH3 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 एंड Br, देखिए सेम वही चीज है। कार्बन कितना 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 है और Br 1 है, ठीक है, C4H9Br, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, ये भी उसी का समावयवी है। तो यहाँ पर जो आपका नामकरण होगा वो क्या होगा, देखिए हम लोग गिनती किधर से करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ठीक है, प्रोपेन पर आखिर कैसे हम इस नाम को लिख कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग गिनती कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पर मेथिल लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपेन, ठीक है। तो ये 4 समावयवी होंगे आपका C4H9Br का, ठीक है। ये चारों जो हैं इसमें C कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, Br है, सेम वही प्रोसेस, सिर्फ नाम और संरचना सूत्र अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सैट-जैफ नियम को उदाहरण सहित लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जो सैट-जैफ नियम का अभी तक नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए सैट-जैफ नियम होता क्या है यहीं पर समझ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH, जो एल्कोहल का OH ग्रुप होता है तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है और इसी को हम कहते हैं सैट-जैफ का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के स्थान पर, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपका C2H5OH ये एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम C2H5OH को लिखेंगे लेकिन कुछ संरचना बनाकर, जैसे H C C H H H और H एंड OH, ये आपका एथिल एल्कोहल ही है लेकिन संरचना के रूप में। जैसे देखिए कार्बन कितना 2, C2H कितना 1 2 3 4 5, H5 और OH, ये आपका एथिल एल्कोहल ही है और इसमें जो आपका ये है, ठीक है, H। अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है पहले उसको जानते हैं। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे गिब्स आउट, ठीक है। क्या लिखेंगे, गिब्स आउट लगा देंगे और इसके ऊपर हमें लिखना है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और हमें टेम्परेचर लेना है 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए बताया क्या गया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने एथिल एल्कोहल लिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की जगह पर, इसको हमने सांद्र H2SO4 से के साथ 160 से 170 डिग्री पर गर्म किया, ठीक है। अब गर्म करने पर एल्कोहल का OH, जो एल्कोहल का ये OH है, ठीक है, तथा अल्फा हाइड्रोजन और ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल परमाणु मिलकर जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं, H यानी कि H2 और वो जल के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। तो देखिए यहाँ पर आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2,
देखिए एक C यहाँ से हमने लिया और H यहाँ से, तो CH2 हो गया। एक C हमने यहाँ से, H यहाँ से, तो CH2। और जो नीचे आपका OH है और अल्फा हाइड्रोजन है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसी को हम कहेंगे साइडचैफ का नियम। और ये जो आपका होगा ये होगा एथिलीन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं C2H4। ठीक है, C2H4 समझ में आया। तो ये आपका साइडचैफ का नियम होगा। इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को सांद्रता H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका एथिलीन बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो कि शायद आप लोगों को पता हो। विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं उसकी विधि और रासायनिक समीकरण बताना है। तो देखिए, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। सेम विधि हो गई। ठीक है, अब सोडियम एथॉक्साइड का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि है C2H5ONa। ये आपका सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है एथिल आयोडाइड के साथ, एथिल आयोडाइड। तो एथिल का होगा C2H5 और आई लगा दीजिए एथिल आयोडाइड। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कर दीजिए गर्म। ठीक है, बनेगा क्या? तो देखिए, ये C2H5O और ये C2H5 आपस में मिलकर बना लेंगे C2H5O और ये C2H5 यानी कि C2H5। ये आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर और बचेगा क्या? Na और I, तो आप लिख देंगे NaI। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है और इसी को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। तो ये आपका सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये हैं आपके एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, ये है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और ये है आपका सोडियम आयोडाइड। तो यही है आपकी विलियमसन संश्लेषण विधि कि जब सोडियम एथॉक्साइड को हम एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा और इसी को हम कहते हैं विलियमसन की संश्लेषण विधि। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए। ठीक है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आंसर के साथ समझाया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला आपका NCERT बुक का है और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को अच्छे पे तैयार कर लीजिए और इसी तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा भी चुका हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।